हाँ जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, पहले ही बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 10 और 11 एग्ज़ाम टाइम पे 2-3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। मतलब कि एग्ज़ाम आए आपकी, उससे पहले ये 2-3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10, 11 आपके पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 ये जो लास्ट के हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करके ही जाएंगे। और वो भी 3-4 बार हो जाना चाहिए एग्जाम आए उससे पहले पहले, तो बार बार प्रैक्टिस करिएगा। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 11, किसी कंपनी की यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है और इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा है, इनकम स्टेटमेंट ही दे दिया डायरेक्ट, बहुत बढ़िया। कहते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसे हम पीबीटी भी कह सकते हैं, ठीक है। पीबीआईटी भी कह सकते हैं या फिर ईबीआईटी भी कह सकते हैं। अर्निंग का है, प्रॉफिट का है, दोनों एक ही है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो कहते हैं ईबीआईटी आपको गिवन है 50 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो कि 10% के हिसाब से कहता है 10 लाख रुपए, तो इंटरेस्ट कितना है, 10 लाख रुपए। अच्छा, मैंने आपको बहुत पहले बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, लेक्चर में पढ़ा है, यहाँ पे भी पढ़ा है। कहते हैं किसी चीज़ का 10% करने से 10 लाख रुपीज़ आ रहा है, ठीक है। मतलब कि डेप का अमाउंट निकालना हो तो क्या निकाल सकते, बड़े आराम से। देखिए, कहता है डेप का कोई अमाउंट, डिबेंचर जो आपके पास में इसकी बात हो रही है, डिबेंचर का कोई अमाउंट होगा जो हमें नहीं पता, लेकिन कहता है उसका 10% करूंगा तो इंटरेस्ट मिलता है। बिल्कुल सर, इंटरेस्ट रेट 10% है, उसका 10% किया मैंने तो मुझे इंटरेस्ट रेट मिलता है, इंटरेस्ट का अमाउंट जो कि आपको 10 लाख रुपए गिवन है, ठीक है सर। मतलब कि डिबेंचर का कोई अमाउंट रहा होगा, 10% इंटरेस्ट रेट है, तो मैंने कहा डिबेंचर इंटू 10%, तो आपके पास में क्या मिल जाएगा सर, क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट अमाउंट मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट अमाउंट मिल चुका, इंटरेस्ट ये भी क्वेश्चन में गिवन है, ये भी गिवन है। क्या ये चीज़ मैं निकाल सकता हूँ बड़े आराम से। कहता है 10% डिवाइड चला जाएगा, मतलब कि 10 लाख डिवाइड बाई 10%, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 100 लाख रुपीज़ डिबेंचर का अमाउंट, 100 लाख रुपीज़ डिबेंचर का अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ आपके पास में क्लियर है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, ये सिंपल सा पॉइंट है, कभी भी पूछ सकते हैं, इस तरीके की कैलकुलेशन यूज़ हो सकती है। तो कहता है इंटरेस्ट 10 लाख रुपए, लेकिन डिबेंचर का अमाउंट कितना होगा सर, 100 लाख। सीधी सी बात है, 100 लाख रहा होगा, उसका 10% किया होगा तो आपके पास में 10 लाख रुपीज़ आया होगा, सीधी सी बात है। कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया 40 लाख रुपए, जिसमें से 50% टैक्स रेट क्वेश्चन में ही गिवन है, 50% टैक्स रेट है। माइनस करेंगे 20 लाख रुपए हो जाएंगे और आपके पास में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा 20 लाख। कहते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है वो आपके पास में है 10 लाख, ठीक है। और आपके पास में क्या है सर, ईपीएस गिवन है 2, मतलब कि 2 ही आ जाएगा ना ईपीएस, सीधी सी बात है 2 ईपीएस आ जाएगा। और जैसे ही ईपीएस आपके पास में आ गया, पीई रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे और मार्केट प्राइस पर शेयर मिल जाएगी, काम खत्म, ठीक है। ये चीज़ आपके पास में क्लियर। पीई रेशियो जब गिवन होता है आपके पास में, पीई रेशियो जब भी गिवन है सर, पीई रेशियो जब भी गिवन है, मैंने आपको कहा है क्वेश्चन में, मैंने आपको पहले भी कहा है कि पीई रेशियो अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ऑलवेज आपके पास में, अगर आपको कहा गया कि डिसीजन सिर्फ और सिर्फ लेना है तो ऑलवेज आप एमपीएस के बेस पे डिसीजन लेंगे, क्योंकि पीई रेशियो का गिवन होना ही ये प्रूफ है कि आपको अपना सॉल्यूशन एमपीएस के बेस पे बताना है। हाँ, क्वेश्चन खुद कह रहा है, देखिए क्वेश्चन तरह तरह के हो सकते हैं। क्वेश्चन अगर आपको पी रेशियो दे रहा है और खुद क्वेश्चन में यही कह रहा है, पूछ रहा है सामने से कि ईपीएस के बेस पे हमें सॉल्यूशन दीजिए, तो फिर वही देना है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि सर कौन सा अल्टरनेटिव बेहतर होगा वो बता दो, और क्वेश्चन में पी रेशियो की थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब है सर आपको एमपीएस के बेस पे सॉल्यूशन देना है, आपको एमपीएस के बेस पे, मार्केट प्राइस पर शेयर के बेस पे सॉल्यूशन देना होगा, ठीक है। ये चीज़ आपके पास में क्लियर है। नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए, कहता है कंपनी इज़ प्लानिंग टू न्यू प्रोजेक्ट, आपके पास में न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की सोच रहे कंपनी, और ऑब्वियसली न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो पैसों की ज़रूरत होगी, और वही क्वेश्चन में दिया होगा। कहते हैं न्यू प्रोजेक्ट प्लानिंग कर रहे हैं, स्टार्ट करने का 40 लाख रुपए की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो टोटल कैपिटल आउटले का मतलब है खर्चा, कहता है 40 लाख रुपए की ज़रूरत है। यू आर इन्फॉर्म डेट डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है, डेप्ट इक्विटी रेशियो का मतलब होता है डेप्थ डिवाइड बाई इक्विटी, क्वेश्चन नंबर 10 में अभी अभी मैंने पढ़ा है। कहता है डेप्थ डिवाइड बाई इक्विटी, इक्विटी का मतलब जितना भी शेयर आपके पास में कैपिटल है, शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल में ध्यान रहे इक्विटी आ जाती है, इक्विटी के अंदर कोई रिटेन अर्निंग है तो इक्विटी का ही पार्ट है, मतलब कि इक्विटी प्लस रिटेन अर्निंग प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल,
ठीक है, सारी की सारी चीज़ें आ जाती है जितनी भी शेयर कैपिटल है। रिटेन अर्निंग भी इक्विटी शेयर कैपिटल का ही पार्ट है, तो रिटेन अर्निंग को भी इसमें कंसिडर करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में ही मैंने अभी अभी पढ़ा है। तो कहता है डेप्ट इक्विटी रेशियो आपके पास में कहता है अगर हायर देन 36% चला जाता है तो कहता है के जो है वो 12.5% हो जाएगा। ठीक है, अगर डेप्ट इक्विटी रेशियो 36% से ज़्यादा गया तो हायर देन 36%, तो कहता है के कितना हो जाएगा 12.5%। कहता है इसका मतलब है मीन्स पीई रेशियो जो है वो 8 हो जाएगा। अभी कितना पीई रेशियो 10 है, वो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, मैंने सर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर से हाईलाइट किया है। मैंने जो येलो हाईलाइट किया है, मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन की मेहरबानी है कि वो खुद से मीनिंग बता रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि कई बार ये येलो जो आपके पास में हाईलाइट है वो ना दिया हो क्वेश्चन में। अगर ये नहीं दिया है तो हमारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो ये क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है। कहते हैं कि सर अगर क्वेश्चन में के ई गिवन है और आपको पी रेशियो निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है के ई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई पी रेशियो। के ई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई पी रेशियो। अब मैं ये कह रहा था कि क्वेश्चन ने सिर्फ ये ब्लू हाईलाइटेड पॉइंट दिया है, मीनिंग उसका नहीं दिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी क्वेश्चन में मैं इसे मिटा दूँ तो आप पी रेशियो निकाल सकते बड़े आराम से। कैसे सर, के ई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई पी रेशियो। के ई क्वेश्चन में गिवन है कितना हो जाएगा 12.5%। ओके, 12.5%। कहता है 1 डिवाइड बाई पी रेशियो निकल के आ जाएगा। सिंपल सा पॉइंट है, बताइए 1 डिवाइड बाई 12.5%, 1 डिवाइड बाई 12.5%, ये आपके पास में आ जाएगा 8। लो जी, निकल आ गया। ठीक है, तो कहता है येलो हाईलाइटेड हो सकता है क्वेश्चन में ना गिवन हो तो हमारे स्टूडेंट यहाँ पे रुकने नहीं चाहिए, क्वेश्चन सोल्व करके आने चाहिए। ठीक है, कहीं पे भी रुकना नहीं है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। बस एक फॉर्मूला अपने फॉर्मूला कॉपी में लिख लेना। ठीक है, FM समरी में अगर मैंने नहीं लिखवाया तो बहुत बढ़िया, नहीं लिखवाया तो लिख लेना के इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई पी रेशियो। वैसे मैंने लिखवाया होगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है, इसका मेन फॉर्मूला होता है आपके पास में बेसिकली यही फॉर्मूला होता है। चलिए, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। के इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई पी रेशियो। अगर नहीं लिखवाया तो लिख लेना। ठीक है, रुकना नहीं है, बस ऐसे क्वेश्चन में कहीं पे भी फंसना नहीं है, सिंपल सा पॉइंट होता है। ठीक है, तो मार्क्स गंवाने नहीं है बेसिकली। तो कहते हैं कि डेप्ट इक्विटी रेशियो अगर 36% से ज़्यादा चला गया तो ही के कितना हो जाएगा 12.5%। इसका मतलब ये होता है कि सर पी रेशियो क्या हो जाएगा 8। और कहता है आगे भी चीज़ें ये कंटिन्यू है। ठीक है, ब्लू हाईलाइटेड अभी भी कंटिन्यू है। कहता है डेप्ट इक्विटी रेशियो 36% से ज़्यादा चला गया तो के 12.5% हो जाएगा एंड इंटरेस्ट रेट जो है वो कितना हो जाएगा 12% हो जाएगा। ठीक है, तो दो चीज़ें कही। अगर आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है 36% से ज़्यादा हो गया ना तो दो चेंजेस आएंगे। एक तो के आपके पास में 12.5% हो जाएगा और दूसरा इंटरेस्ट रेट जो है वो 12% हो जाएगा। ठीक है, और के 12.5% होना मतलब कि आपका पी रेशियो 8 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? और कहता है लास्ट में ये इंपॉर्टेंट होता है, स्टूडेंट अक्सर भूल जाते हैं, रिटेन अर्निंग एकदम लास्ट में दिया है जिसको कैलकुलेशन में लेना भूल जाते हैं। कहता है रिटेन अर्निंग है 1.4 करोड़ रुपीज़। कहता है कि अगर ये जो अमाउंट है वो अगर हम एडिशनल डेप्थ, जो एडिशनल फंड का मतलब 40 लाख रुपए, कहता है एडिशनल अगर फंड जो है वो लोन से ले तो क्या होगा और इक्विटी शेयर से ले तो क्या होगा। आपको प्रोबेबल प्राइस ऑफ शेयर निकालनी है। देखिए यहाँ पे ना ही ईपीएस कहा ना ही एमपीएस कहा, प्रोबेबल प्राइस। प्रोबेबल प्राइस का मतलब होता है कि क्वेश्चन को आप खुद पढ़िए और डिसाइड करिए कि ईपीएस निकालना चाहिए या फिर एमपीएस। ऑब्वियसली मैंने अभी अभी कहा पी रेशियो गिवन है, ऑलवेज आपके पास में एमपीएस ही निकालना है। अच्छा, इसने एडवाइस नहीं पूछी है, अगर पूछता तो हम एडवाइस लिखते, इसमें एडवाइस नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर दूंगा। ठीक है, और लास्ट में बस एमपीएस निकाल के काम खत्म कर दूंगा, क्वेश्चन खत्म। एडवाइस पूछी होती तो नीचे लिखता कि जिसका एमपीएस ज़्यादा है वो आपके पास में बेस्ट ऑप्शन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 किया हमने। इसमें एडवाइस नहीं पूछी है, सिर्फ और सिर्फ एमपीएस निकाल के दे देंगे। क्लियर है आपके पास में? सिंपल सा पॉइंट है। तो कहते हैं बस सबसे पहले तो हमें पता चल गया ईपीएस एमपीएस निकालना है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे, वर्किंग नोट नीचे लिखेंगे। सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन में फॉर्मेट ही प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहला काम यही करेंगे। क्या ये चीज़ क्लियर? सबसे पहले रॉ मटेरियल तैयार कर दो आपके पास में। ठीक है,
रॉ मटेरियल आपके पास में प्रिपेयर कर दो। कहता है रॉ मटेरियल में क्या मतलब कि हम जैसे ऑलवेज कहते हैं फॉर्मेट प्रिपेयर कर दो। पर्टिकुलर कितने ऑप्शन है सर? 2 ही ऑप्शन है, एक इक्विटी का एक लोन का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2, और बस सबसे पहले फॉर्मेट प्रिपेयर कर दो। कहता है EBIT या फिर PBIT, दोनों लिख सकते हैं, कोई भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। EBIT जिसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स रेट ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन है, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी है 50%। तो कहता है 50% माइनस करेंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स मिलेगा। अब जब क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होता है, मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ाई है लेक्चर के अंदर, कहते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होता तो आपके पास में अर्निंग आफ्टर टैक्स ही क्या बन जाता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर ही है। तो कहता है जैसे ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल गया, या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसे हम कहते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर देंगे, EPS मिल जाएगा। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ EPS तक ही कैलकुलेशन करना है? आंसर इज नो, क्योंकि इसने PE रेशियो की इन्फॉर्मेशन गिवन है तो MPS भी निकालना है। तो कहता है PE रेशियो मल्टीप्लाई कर देंगे EPS के साथ, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको MPS मिल जाएगा और हमारा काम खत्म हो जाएगा। इसने एडवाइस पूछा नहीं है तो एडवाइस तो लिखेंगे नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए, तो बताइए सर, सबसे पहले क्या करेंगे सर? EBIT लिखेंगे सबसे पहले। बताइए EBIT कौन सा लेते हैं? एक्सपेक्टेड EBIT। क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने अच्छे से पढ़ा दिया, ठीक है। तो कहता है एक्सपेक्टेड EBIT चाहिए। अच्छा, करंट EBIT गिवन है? बिल्कुल सर, 50 लाख रुपए करंट EBIT गिवन है। करंट इन्फॉर्मेशन गिवन है जिसमें करंट EBIT आपके पास में है 50 लाख रुपए। अब मुझे क्या चाहिए सर एक्सपेक्टेड EBIT निकालने के लिए? सर एक्सपेक्टेड EBIT निकालने के लिए सिंपल सा पॉइंट होता है, करंट EBIT, इसमें अगर न्यू EBIT में ऐड कर दूँ, न्यू EBIT अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा सर? एक्सपेक्टेड EBIT, और मेरा क्वेश्चन सोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो करंट EBIT गिवन है, बस न्यू EBIT मुझे दे दो। मतलब कि ये 40 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इसमें से कितना EBIT कमाने वाले हो उसे हम कहते हैं, आपके पास में ये जो EBIT होता है इसका, उसे हम न्यू EBIT कहते हैं। मतलब कि जो न्यू प्लान के हिसाब से जो EBIT कमाने वाले हैं उसे हम कहते हैं न्यू EBIT। तो कहता है ओल्ड EBIT 50 लाख रुपए, न्यू EBIT के बारे में क्या है? कहते हैं कि सर 40 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। और क्या बात है सर, क्वेश्चन में EBIT की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 10 देखो, उसमें तो EBIT की इन्फॉर्मेशन थी। कहता है न्यू EBIT कुछ इंक्रीज हो जाएगा कितने से, ऐसा कुछ बोला था। देखिए, कहता है न्यू EBIT जो है वो 6,15,000 से इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 में न्यू EBIT का एक पॉइंट भी नहीं गिवन है कि क्या होगा क्या नहीं। एक पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है, चाहिए तो लिख लेना। जब क्वेश्चन में न्यू EBIT की इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, जब क्वेश्चन में न्यू EBIT की इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तब ऑलवेज आप एक चीज़ एज्यूम करेंगे। इस एज्यूम्पशन को नोट्स में भी लिख के आएंगे। एक ही एज्यूम्पशन लेनी है ऑलवेज, और इसे नोट्स में भी लिख के आना है, ठीक है, आंसर में अपने। कहता है एज्यूम क्या करना है? ऑलवेज एज्यूम यही करना है कि जो करंट EBIT है, ठीक है, उसका जो परसेंटेज है वही सेम परसेंटेज इस पे भी रहेगा। अब EBIT का परसेंटेज मैं ऑलरेडी लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ कि EBIT का परसेंटेज कैसे निकालना होता है। कहते हैं EBIT डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट करने से आपको EBIT का परसेंटेज मिल जाएगा, ठीक है। तो करंट EBIT का परसेंटेज निकाल लो, बस वही परसेंटेज जिससे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो जो EBIT आया उसे न्यू EBIT मान लेंगे जब क्वेश्चन में EBIT की इन्फॉर्मेशन नहीं है तब, ठीक है। तो सबसे पहला एजम्पशन लिख देंगे। कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू EBIT वी एज्यूम दैट the rate of EBIT, the percentage of EBIT is same as current, same as current। अब करंट EBIT का परसेंटेज निकाल लेंगे और काम खत्म कर देंगे। बताइए सर, EBIT का परसेंटेज का मतलब EBIT डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट में सारी चीज़ें आ जाएगी, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, सारी चीज़ें। तो बताइए सर, EBIT कितना है? 50 लाख रुपए। 50 लाख ऊपर लिख दिया, डिवाइड बाय क्या करना है? टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट करंटली अभी कितना है? कहता है देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? कहता है 10 लाख रुपए, 10 लाख शेयर है, सॉरी 10 लाख शेयर है 10 रुपये वाले, तो कितने होंगे सर? 100 लाख रुपीज़। ओके सर, 100 लाख प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है क्या? नहीं, प्रेफरेंस शेयर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब कि नहीं है। डिबेंचर वगैरह कुछ है क्या? डेप्थ वगैरह? हाँ जी सर है। कहता है 10 लाख रुपये इंटरेस्ट है,
10% वाले, तो डिबेंचर का अमाउंट हमने निकाला था कैसे, 10 लाख डिवाइड बाई 10% मतलब कि 100 लाख। ठीक है, अच्छा इतना करने से परसेंटेज निकाल लेते 25%। यहीं पे स्टूडेंट गलती करते हैं सर, एक चीज़ जो छुप के से लास्ट में गिवन है, रिटेन अर्निंग, जो इक्विटी शेयर कैपिटल का ही पार्ट होता है, उसे लेना भूलना नहीं दोस्त, उसे लेना भूलना नहीं, जो कि 140 लाख रुपीज़ गिवन है। 1.4 करोड़ मतलब कि 140 लाख रुपीज़, कहता है 140 लाख। परसेंटेज निकाल लो, कहता है 100 प्लस 340 हो गया, तो 50 डिवाइड बाई 340 परसेंटेज, तो कहता है 14.70%। लो जी, बस ये 14.70%, ये जो परसेंटेज आ गया करंट ईबीआईटी का परसेंटेज जिसे हम कहते हैं, ये करंट ईबीआईटी का परसेंटेज आ गया। बस आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा है, 40 लाख रुपीज़ इंटू यही परसेंटेज कर दो, न्यू ईबीआईटी मिल जाएगा। न्यू ईबीआईटी मिल गया, बस 50 लाख में उसे ऐड कर देना, काम खत्म, एक्सपेक्टेड ईबीआईटी मिल गया। ठीक है, तो कहते हैं वर्किंग नोट बनाएंगे। अब ये फॉर्मेट प्रिपेयर करा, उसके नीचे 4-5 लाइन छोड़ देंगे ताकि हमें कोई जगह चाहिए तो काम हो जाए। ठीक है, तो थोड़ी सी एकदम से मिक्स मत कर देना, 4-5 लाइन छोड़ देना, उसके बाद वर्किंग नोट बनाएंगे। ठीक है, और वर्किंग नोट में अब जो यहाँ पे इन लोगों ने पहले बना रखा है वो बाद में बनाएंगे। कहते हैं वर्किंग नोट आपके पास में, कहते हैं 14.70% कैसा है, सबसे पहले वो दिखा देंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, यही 40 लाख इंटू 14.70% कर देंगे, 40 लाख इंटू 14.70%, तो आपके पास में आ जाएगा 5,88,000। कितना आ रहा है इसका, न्यू ईबीआईटी आ गया 5,88,000। बताइए, न्यू ईबीआईटी आ गया, करंट ईबीआईटी आपके पास में है, तो क्या एक्सपेक्टेड ईबीआईटी निकल आएगा, बिल्कुल सर। तो कहता है 50 लाख प्लस 5,88,000, तो न्यू ईबीआईटी आपके पास में, सॉरी कर एक्सपेक्टेड ईबीआईटी निकल आएगा, प्लस कर दीजिए 50 लाख रुपीज़, तो कहते हैं आपके पास में 55,88,000 आपके पास में क्या मिल जाएगा सर, 55,88,000। 86 कैसे आ गया आप यहाँ पे, कहते हैं आपके पास में ये चीज़ आपने करी है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट्स में थोड़ा सा यहाँ पे 14 पॉइंट कुछ समथिंग ज़्यादा पॉइंट्स आ रहे होंगे, एक बार के लिए चेक करिए। ठीक है, तो एग्जैक्ट आंसर आएगा 14 पॉइंट कितना आ रहा है एग्जैक्ट मुझे बताइए, 50 डिवाइड बाई 340, तो कुछ यहाँ पे 14 पॉइंट आपके पास में आ रहा होगा 70588। तो टोटल परसेंटेज ले लेंगे तो आपके पास में उतना आंसर आपके पास में नियरली आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, 55,85,000 ले या फिर 86,000, घबराने वाली बात नहीं है, दोनों ही करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, लेकिन आईसीआई इसी तरीके से कैलकुलेशन करता है, तो इसी तरीके से करिए। देखिए किस तरीके से आईसीआई करता है, कहता है कि सबसे पहले देखिए 14.70% निकाल लिया सर, बिल्कुल निकाल लिया। अब क्या करना है, अब सिंपली जो न्यू इन्वेस्टमेंट है और करंट इन्वेस्टमेंट है दोनों का टोटल कर देना है। मतलब कि करंट इन्वेस्टमेंट तो आपको पता ही है 340, ठीक है, 340 लाख रुपीज़ आपको मैंने बताया, 100 प्लस 100 प्लस 140, तो 340 हो गया। कहता है उसमें ऐड कर दो, उसमें ऐड कर दो आपके पास में जो न्यू इन्वेस्टमेंट है, और उसे 14.70% कर दो, इस तरीके से आंसर निकालो। ठीक है, तो एग्जाम में भी वैसा ही करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से ऐसे ऑलवेज सॉल्व करता है, तो हम भी वही करेंगे। तो क्या कहता है कि वैसे तो आपको करंट ईबीआईटी दिया है, इसमें बस एक्सपेक्टेड ईबीआईटी आपके पास में ऐड कर दो तो काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो 1,000 का फ़र्क क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने पूरे पॉइंट नहीं लिए, पूरे पॉइंट ले लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इन सब से बचना चाहते हो, आईसीआई का एक ही फॉर्मेट है, कहता है कि परसेंटेज निकालने के बाद सारा इन्वेस्टमेंट का टोटल कर दो और इस परसेंट से इसे मल्टीप्लाई कर दो। कहता है सारा इन्वेस्टमेंट मतलब कि 100 140 तो पहले से था, 40 एडिशनल आ गया, बस इसका परसेंटेज 14.70% कर दो, आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपके पास में आंसर आ जाएगा कि कितना आ गया, 55,86,000। ठीक है, अब सारे परसेंटेज का पूरा ले लोगे तो भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस आए, 87 आ जाए, 88 आ जाए, सारे अलोएबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये परसेंटेज क्वेश्चन में नहीं गिवन है, इसलिए थोड़े बहुत 1,000 आगे पीछे होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर इज़ राइट माना जाएगा। लेकिन मेरी तो एडवाइस रहेगी कि आईसीआई जैसे सोल्व करते हैं, अगर वैसे ही करोगे तो वो बेहतर होगा। आईसीआई सोल्व कैसे करता है, सारा इन्वेस्टमेंट का टोटल लगा लो और जो परसेंटेज आए उसे मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आए वो लिख लीजिए, काम खत्म। ठीक है, तो बस आपके पास में ईबीआईटी निकल आ चुका है, एक्सपेक्टेड ईबीआईटी वो आप ले लेंगे। इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, इंटरेस्ट जो करंट है वो तो रहेगा ही रहेगा, दोनों में 10 लाख आपके पास में जो करंट इंटरेस्ट है वो तो रहना ही रहना है। प्लस अगर आप जो है और ज़्यादा डेप्ट इशू करोगे तो और ज़्यादा बनेगा।
कहता है डेप्थ कितना है, कहता है पहले वाले ऑप्शन में हम लोन से इशू करेंगे, दूसरे वाले ऑप्शन में तो इक्विटी है, तो इसमें तो डेप्थ होगा नहीं, तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बनेगा, क्योंकि ये 40 लाख रुपए की जो ज़रूरत है वो आप लोन से लेने वाले हैं। ठीक है, वो लोन का परसेंटेज क्या रहेगा, तो कहते हैं कि लोन का परसेंटेज वही रहेगा जो अभी है 10%। लेकिन इसका एक चेकिंग करना पड़ेगा। चेकिंग ये है कि अगर डेप्ट इक्विटी रेशियो 36% से ज़्यादा चला गया ना, तो ये इंटरेस्ट रेट 12% हो जाएगा, ये चेक करना पड़ेगा। तो एक बार के लिए चेक कर लीजिए, कहता है डेप्ट इक्विटी रेशियो कितना है, तो एक बार के लिए चेक कर लेते हैं। देखिए, कहता है डेप्ट कितना है टोटल, तो कहता है 100 लाख रुपीज़ तो पहले से है, और नया इशू करेंगे 40 लाख रुपए डेप्ट से, तो 140 हो गया। ठीक है, तो कहता है नया आप अगर प्लान नंबर 1 से जाएंगे तो डेप्थ टोटल हो जाएगा 140 लाख, डिवाइड बाय क्या करना है, इक्विटी। इक्विटी का मतलब सारी चीज़ें, ठीक है, इक्विटी का मतलब सारी चीज़ें, डेप्थ हो गया, इक्विटी हो गया। यहाँ पे इसने कह रखा है इक्विटी का मतलब वैसे तो शेयर होल्डर्स फंड होता है, लेकिन अगर वो क्लियरली बताता है कि इक्विटी का मतलब आपको डेप्थ प्लस इक्विटी लेना है, तो आपको वही लेना है। तो कहता है डेप्थ प्लस डेप्थ 140 प्लस इक्विटी कितना है, तो इक्विटी में कहता है कि आपके पास में इक्विटी मतलब कि 100 लाख और 140, रिटेन अर्निंग भी इक्विटी का पार्ट है, तो 100 लाख प्लस 140 लाख। लो जी, परसेंटेज ज़रा निकालिए। कहता है 140 प्लस 140 प्लस 100, तो ये 380 हो गया। तो 140 डिवाइड बाई 380 करेंगे तो ये परसेंटेज समथिंग आ रहा है 36.84 करके। ठीक है, तो ये क्या 36% से आगे निकल गए, आंसर इज यस। तो आपको परसेंटेज रेट कौन सा लेना है, ऑलवेज 10% लेना है। आपको 12% आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका 36% से ज़्यादा चला गया डेप्ट इक्विटी रेशियो, इसलिए आपको इंटरेस्ट का रेट 12% लेना पड़ेगा। अगर नहीं गया होता तो 10% ही लेते जो एग्जिस्टिंग है, ज़्यादा चला गया इसलिए 12% लेना है। ठीक है, तो उसकी कैलकुलेशन भी वर्किंग नोट में दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ पे इन लोगों ने दिखाई, हाँ यहाँ पे दे रखा है। कहता है कि डेप्ट इक्विटी रेशियो आपके पास में निकालना है। यहाँ पे कहाँ वर्किंग नोट, हाँ ऑप्शन नंबर 1 के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन करा है। देखिए, कहता है 1 करोड़ एग्जिस्टिंग है, 40 लाख और हो जाएंगे, 1 करोड़ 40 लाख, और डिवाइड बाई आपके पास में इक्विटी प्लस डेप्थ करना है। तो मैंने कहा वही 140 डिवाइड बाई 340, और आपके पास में 36.84% आ जाएगा। क्लियर है, तो जो कि 36% से ज़्यादा है, इसलिए आपको इंटरेस्ट रेट कितना लेना है, 12% लेना है, काम ख़त्म। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 2 में इंटरेस्ट मतलब की बात ही नहीं आएगी, क्योंकि डेप्थ है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में कितना आ गया, 36.84%। लो जी, इसकी वजह से आपको इंटरेस्ट रेट कितना लेना पड़ेगा, 12%, मतलब कि 40 लाख रुपए का 12% करना है। ठीक है, तो 40 लाख रुपीज़ का 12%, तो आइए आपके पास में आ जाएगा 4,80,000 और काम खत्म। जैसे ही माइनस करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा। टैक्स रेट क्वेश्चन में गिवन है 50%, 50% माइनस करेंगे, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर मिल जाएगा। बस डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करना है, नंबर ऑफ शेयर तो क्वेश्चन में गिवन ही होंगे। देखिए, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स तो 10 लाख है ही है, अगर एक्स्ट्रा इशू करोगे तो आपके पास में और बढ़ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि लोन से लेंगे, तो एक्स्ट्रा तो कोई इशू करे नहीं, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 में इक्विटी शेयर्स तो 10 लाख ही है। ऑप्शन नंबर 1 में इक्विटी शेयर्स तो 10 लाख ही है, बस 10 लाख से डिवाइड करेंगे, ईपीएस मिल जाएगा। क्लियर है। कहते हैं नेक्स्ट में बात करें तो कहते हैं 10 लाख तो एग्जिस्टिंग है, दूसरे में हम इक्विटी शेयर इशू करने वाले हैं। कहता है कितना, कहता है 40 लाख रुपीज़ का टोटल इक्विटी शेयर इशू करने वाले। अच्छा, इक्विटी शेयर्स की कोई मार्केट प्राइस वगैरह कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है, आंसर इज नो। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे ऊपर देखेंगे क्या यहाँ पे कोई मार्केट प्राइस एग्जिस्टिंग आपको गिवन है, आंसर इज यस। यहाँ पे मार्केट प्राइस गिवन है 20 रुपीज़। तो अगर मार्केट प्राइस गिवन है तो वही लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इशू प्राइस। इशू प्राइस नहीं है तो मार्केट प्राइस ले लेते, और मार्केट प्राइस भी नहीं है तो फेस वैल्यू ले लेते। मार्केट प्राइस गिवन है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, 40 लाख डिवाइड बाई 20 कर दीजिए, तो आपको नंबर ऑफ शेयर मिल जाएंगे 2 लाख। ठीक है, तो 2 लाख शेयर्स मिल जाएंगे, 10 लाख ऑलरेडी थे, 2 लाख ऐड कर देंगे, 12 लाख शेयर्स आपके पास में आ जाएंगे, काम खत्म। तो दोनों का ईपीएस आपके पास में आ जाएगा, दोनों का ईपीएस आपके पास में आ जाएगा। लेकिन क्या ईपीएस निकालना था, आंसर इज नो। पी रेशियो की इन्फॉर्मेशन होती है तो ऑलवेज एमपीएस निकालना है। तो बस करना क्या है, ये ईपीएस तो निकाल लिया, मल्टीप्लाई कर देंगे पी रेशियो,
लेकिन पी रेशियो में ऐसा है सर, कुछ इन्फॉर्मेशन थी। क्या कहते हैं, पी रेशियो में ध्यान रखना, वैसे तो पी रेशियो कितना है, 10 है, 10 ही रहेगा, लेकिन अगर आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो 36% से ज़्यादा चला गया ना, तो पी रेशियो 8 हो जाएगा, ये क्वेश्चन ने कहा है, और 12% इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। तो कहते हैं कि हमने कैलकुलेशन अभी अभी कहा, हमें पता भी है, कहते हैं ऑप्शन नंबर 1 में तो 36% से ज़्यादा ही चला गया, तो पहले ऑप्शन के लिए तो पता ही चल गया कि पी रेशियो कितना होगा, 8। तो पहले ऑप्शन के लिए तो पी रेशियो 8 ही है, वो पता है, तो लिख ही दो 8 और मल्टीप्लाई करके मार्केट प्राइस निकाल लो। ऑप्शन नंबर 2 के लिए डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता लगाना पड़ेगा ना। तो ऑप्शन नंबर 2 के लिए डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालें। ऑप्शन नंबर 2 के लिए अगर डेब्ट इक्विटी रेशियो निकाले तो बड़ा ही सिंपल है, बताइए। कहते हैं कि सर डेब्ट कितना होगा, तो सीधी सी बात है, पहले से डेब्ट ऑलरेडी कितना है, 100 लाख, और कोई डेब्ट इशू करने वाले नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी से लेने वाले हैं, तो यहाँ पे 100 लेके रहेगा, 100 लाख, ठीक है। डिवाइड बाय क्या करना है, कहते हैं डिवाइड बाय डेब्ट प्लस इक्विटी करना है, तो डेब्ट तो 100 लाख है ही है, प्लस इक्विटी, इक्विटी कितना है, 100 लाख, और रिटेन अर्निंग 140, तो 100 एंड 140, ठीक है। तो बता दीजिए परसेंटेज, तो 100, 2 और 340, तो 100 डिवाइड बाई 340, तो ये परसेंटेज आ रहा है कुछ 29.41%। ये वर्किंग नोट में दिखाएंगे बेसिकली, एक बार के लिए मैं यहाँ पे दिखा भी दूँ, ये वर्किंग नोट में आपको दिखाना पड़ेगा बेसिकली। ये देखिए 36% आपके पास में, और ऑप्शन नंबर 2 का कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे इक्विटी ऐड करना भूल गया ना, नया इक्विटी इशू करने वाले तो वो इक्विटी भी लेना पड़ेगी यहाँ पे 40, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे 40 लाख और इक्विटी इशू करेंगे ना, तो 40 लाख रुपीज़ और ऐड हो जाएगा, तो कहता है 380, 100 डिवाइड बाई 380, ठीक है। तो कहता है 26 पॉइंट, आपके पास में जो परसेंटेज आएगा 26.31%, 26.31%। ये समझ आया, 40 लाख रुपीज़ हम रह गए लेना, जो हम न्यू इशू करने वाले, 40 लाख रुपीज़ भी आएंगे ना। तो कहता है 40 लाख रुपीज़ इक्विटी शेयर है, ऊपर डेप्थ था तो डेप्थ में ऐड हो गया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इक्विटी है, क्योंकि 40 लाख रुपीज़ इक्विटी से इशू करेंगे तो इक्विटी यहाँ पे आ जाएगा 26.31%, यहाँ पे आपके पास में आंसर, ठीक है। तो दोनों कैलकुलेशन ऑप्शन नंबर 1 और 2 की कैलकुलेशन आपको बता देनी है और काम खत्म। अच्छा, ये क्या 36% से ज़्यादा है, आंसर इज नो। अगर नहीं तो आपके पास में पी रेशियो 10 ही रहेगा, तो यहाँ पे आपको पी रेशियो कितना लेना है, 10 ही लेना है, ठीक है। पी रेशियो आपके पास में 10 ही रहेगा, क्योंकि इसका डेब्ट इक्विटी रेशियो 36% से ज़्यादा नहीं जाता है। तो दोनों का एमपीएस निकालेंगे। एडवाइस नहीं पूछी, एडवाइस पूछी होती तो बता देते कि जिसका एमपीएस ज़्यादा है वही बेहतर है। एमपीएस किसका ज़्यादा है, तो यहाँ पे दिख रहा है एमपीएस ऑप्शन 2 का ज़्यादा है, लेकिन एडवाइस नहीं पूछा है तो नहीं बताएंगे, पूछा है तो ही बताना है आपके पास में। क्लियर है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 भी आपके पास में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11।